इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसका हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ये अध्याय 12वीं के लिए है, ऐसे 11वीं के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, मतलब अलग अलग प्रकार के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कैसे लिखा जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख जनसंचार माध्यम, जिसमें प्रिंट, टीवी, रेडियो या इंटरनेट। उसके बाद से प्रिंट माध्यम रेडियो के लिए समाचार लिखने बुनियादी बातें कुछ, टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा शैली, इंटरनेट और हिंदी नेट संसार, जिसमें ये लिखने वाले का नाम है रघुवीर सहाय। क्या है? रघुवीर सहाय। देखिए ये क्या लिखते हैं, एक नजर में मैं बताता हूं, एक नजर से पढ़ना चालू करते हैं। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। हर चीज के लिए अलग अलग प्रकार का लिखना होता है। जैसे में डॉक्टर अलग लिखता है, मास्टर अलग लिखता है ना। डॉक्टर का राइटिंग कोई समझ नहीं पाता है, मास्टर का राइटिंग सब समझ पाते हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। बहुत अच्छा कला होता है, लेकिन चूंकि माध्यम अलग अलग है, इसलिए उनकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। सब अलग अलग है तो जरूरत भी अलग अलग होगा। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है कि पाठक क्या सोचेंगे, श्रोता क्या सोचेंगे और दर्शक क्या समझ पाएंगे इसके लिए। क्योंकि जब तक श्रोता नहीं होंगे, ना ही पाठक ना ही दर्शक, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं लिखोगे, पढ़ेगा कौन? ये देख लो, प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। अभी के समय में कितना चीज चलता है जनसंचार के लिए। इसमें पहले का है समाचार पत्र और मैगजीन, दूसरा है टेलीविजन, टीवी, आज तो सोशल मीडिया भी है। ये 4 थे, आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया 5वां हो गया। रेडियो, उसके बाद से आ गया इंटरनेट, जिसमें पीसी आ जाएगा, लैपटॉप आ जाएगा, और 5वां हो जाएगा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे नाम याद नहीं, क्योंकि मैं नहीं चलाता हूं, टाइम ही नहीं मिलता है मेरे को। उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे। इसके अलावा मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते ही होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते होंगे ही। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों और समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन अब ये पढ़ा हूं तब याद आता है कि हाँ, ऐसे लिखा गया था। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए, और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर इन्हीं समाचारों को फिर से सुनिए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फर्क नजर आया है और क्या फर्क दिख रहा है। उसमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं है, ये सब आप यहां से देख सकते हैं। मैं जब क्लास 11th में था, 11वीं में, मुझे ये सब नहीं पढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि हमारे एरिया में ये सब पढ़ाया, लोग बोलते हैं बकवास है भैया, पढ़ाई को ही बकवास बोल देते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात तब आ जाती है जब अपने इलाके में ग्रेजुएशन का किताब खोजने जाते हैं, बीए का, तो किताब ही नहीं मिलता है। काहे कि यहाँ पर कोई करता ही नहीं है, खरीदता ही नहीं है। अरे भाई, खरीदता नहीं है, तुम रखोगे तो खरीदेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा शिक्षा व्यवस्था इधर का डिगडग है, इसलिए ऐसा हो सकता है। निश्चय ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सब बराबर मिलेंगे, कोई थोड़ा सा भी अंतर नहीं। लेकिन कुछ होता है। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहां रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर देखा जा रहा है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए भी है, टीवी देखने के लिए भी है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों एक ही सुविधा है एक साथ। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का माध्यम है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सिर्फ माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है, लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों। तभी आप उसके बारे में समझ सकते हैं। किसी भी सवाल का जवाब आप कब दे सकते हैं? जब आपको आता हो। जब उस सवाल का जवाब आपको आता हो तो उस सवाल का जवाब अगर गलत लिखा रहेगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि ये गलत लिखा हुआ है कि नहीं? तो जब तक आप जानकार नहीं रहोगे तब तक उसके विशेषताओं, खूबियों और खामियों को नहीं समझ सकते। हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां भी हैं। खबर लिखने के समय हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए और इन माध्यमों की जरूरत को समझना भी पड़ता है, तब जाकर हम आगे कुछ कर पाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियों और खामियां के बारे में। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से आपको रोज कम या ज्यादा सबका पढ़ता होगा, सब पढ़ते भी होंगे, सबको मालूम भी होगा, चाहे कम या ज्यादा आपको सब दिखाया भी जाता होगा उसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, आप इसका जवाब क्या होगा? आपके पास जवाब क्या होगा देने के लिए कि आप इसको कैसे पसंद करते हैं? शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। आपका उत्तर चाहे जो हो, इतना तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। संभव है कि आपको टीवी ज्यादा पसंद हो और आपके दोस्तों को रेडियो, आपके दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत के समय कुछ सुनने के लिए रखते हो, चाहे कुछ भी। आपका है कि आपको टीवी ज्यादा पसंद हो और आपके दोस्तों को रेडियो पसंद हो। तो कुछ लोग रेडियो पढ़ने के लिए भी रखते हैं, चाहे पढ़ने के बाद जो फुर्सत मिल जाता है उस काम के लिए भी करते हुए, मतलब काम करते हुए भी सुन लेते हैं। जैसे खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ा साफ करना, उस समय सुन लेते हैं। इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद होगा और उसके फुर्सत के क्षण अखबार और पत्रिकाओं या मैगजीन के साथ गुजरते होंगे, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त भी इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी से चिपके रहना पसंद करता होगा। एक इंटरनेट पर, एक टीवी पर, एक रेडियो पर, एक अखबार में लगा हुआ है। जाहिर है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर है। आप या आपके अन्य दोस्त, आप और आपके सारे दोस्त अलग अलग जनसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेषताएं या खूबियां आपकी या आपकी अन्य दोस्तों के मिजाज, रुचियों और जरूरतों और पहुंच के अनुकूल है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके दोस्तों का मिजाज, दिमाग, रुचि, इच्छा क्या है, जरूरतें क्या है, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं कि हमें ये पसंद है, जैसा हमें चाहिए उसी प्रकार का हम माध्यम चुन लेते हैं और उनका इस्तेमाल हम करने लगते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी विशेषताएं और खूबियां भी होती हैं। कुछ खामियां भी हैं जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम पसंद आता है, लेकिन कुछ ना कुछ पसंद आता है। लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा हो या बेहतर है, या कोई एक दूसरे से कमतर, मतलब कम ज्यादा हो। कुछ नहीं। अगर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को टीवी देखना अच्छा लगता है, किसी को रेडियो सुनना अच्छा लगता है, किसी को इंटरनेट पर चैटिंग करना अच्छा लगता है, इंटरनेट चलाना अच्छा लगता है। कुछ भी हो सकता है, सब अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं।
सबकी अपनी अपनी कुछ खूबियां और खामियां हैं। सबका कुछ ना कुछ सही उसमें से निकलता है तो कुछ गलत भी हो जाता है। पत्र से समाचार पत्र में कुछ अच्छी भी बात होती है तो कुछ खराब भी होती है। आप चलो जाओ, रेडियो में भी वही हाल है, टीवी में भी वही हाल है, इंटरनेट पर भी कुछ अच्छे वेबसाइट है तो कुछ खराब वेबसाइट भी हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ आने से बनती है, यहाँ पर है कि इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। यहाँ पर इंद्रधनुष कब दिखता है? जब सातों कलर एक साथ दिखते हो तब। ऐसे ही है कि जनसंचार का जितना भी माध्यम है ये परस्पर नहीं, एक दूसरे के अगर पूरक होते हैं तो ही इनका महत्व होता है। एकता में ही ताकत होता है, एकता में ही बल होता है। और हमारे क्लास में एक एकता थी, हड्डी थी, मड़ियल, उसको हम लोग हड्डिया बोलते थे, हड्डिया। क्यों? क्योंकि उस एकता में दम नहीं था। हम लोगों की एकता में दम था, हम लोगों की दोस्ती में दम था, हम लोगों के भाईचारे में दम था, हम लोगों को पढ़ाई में दम था। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंद नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हो सकते हैं। देखो, जनसंचार माध्यम के बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसके सामने एक दूसरे के सामने हाथ बटाकर चलने की भागीदारी होनी चाहिए। अगर एक दूसरे को हाथ बटाकर चलेंगे, सहयोग देते चलेंगे, तो ये अन्य माध्यमों से बहुत आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर प्रतिद्वंद कर लिए, लड़ाई कर लिए, तो दोनों का सर्वनाश तय है, तीसरा आकर मजे उठा ले जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुक कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है, जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं, जितना आप उत्साहपूर्ण हो जाते हैं, उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। आप अखबार पढ़ के उत्तेजना में नहीं आ सकते, लेकिन रेडियो का बात सुनकर, टीवी पर देखकर उत्तेजना में आ सकते हैं। कहीं लड़ाई हो रही है, हमें लाइव प्रशासन दिख रहा है, हमें लाइव न्यूज देख रही है, हम लोग देख रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि हम भी फौज में रहते या गोली चलाते जाकर वहां पे। एक आदमी है, वो फौज में था, तो जब लड़ाई होता था तो वो गोली नहीं चलाता था, छुप जाता था, और जब लड़ाई खत्म हो जाएगा तो गोली चलाएगा वहां से। क्यों? क्योंकि गोली खत्म करना होता है ना। उधर इंटरनेट अंतरक्रियात्मक, इंटर एक्टिविटी, यहां पर लिखा है इंटरनेट अंतरक्रियात्मक, इंटर एक्टिविटी, अपने अंदर की एक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। और इंटरनेट के अंदर जो वेबसाइट होता है उसमें बहुत लाखों करोड़ों जानकारियां होती है। बस एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथवा संसार में पहुंच जाइए, सूचनाओं के अनुसार संसार में पहुंच जाइए। जहां जाना सकते हैं जा सकते हैं। हम तो यहीं से पूरा देश घूम लेते हैं भैया, वहां जाने की टेंशन क्या है। अभी विषय पर आप जानना चाहेंगे, जिस विषय पर आप जानना चाहें, इंटरनेट के जरिए वह जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये सभी माध्यम हमारी अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ है और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार हुआ है, बढ़ता गया है और विकास भी होता रहा है। इन सभी माध्यमों का, जनसंचार के सभी माध्यमों का विकास होते गया है, हो रहा है। आइए अब इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और खामियों को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? अब आता है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम से क्या होता है? तो प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, मुद्रित मतलब छापना। तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से पुराना है प्रिंट माध्यम, क्योंकि अब तो भैया सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, एडिटिंग, हैकिंग का जमाना है। असल में आधुनिक युग की शुरुआत ही
मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई है। हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुआ, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं, प्रिंटर को देखते हैं, इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। गुटेनबर्ग वो साइंटिस्ट हैं जो इसको स्टेबलाइज किए, मतलब उसको आधुनिकीकरण से बनाया। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी थी, आप सब जानते हो। क्योंकि पहले एक कॉपी का दूसरा कॉपी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन आज प्रिंटर पर रखो 100 कॉपी, धर 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 सब निकलना चालू हो जाता है। यूरोप में पुनः जागरण रेनेसा की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापाखाना, पहला प्रिंटर मशीन 1556 में गोवा में खुला। इस मशीनरी ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। धर्म का किताब छापा जाता था वहां से। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ भी है, बहुत ज्यादा बढ़ा भी है। पहले अखबार छपता था दाबकर, आज का अखबार देखो रोलर से चलते आता है, छपते जाता है, छपते आता है, रोलर चलते रहता है। ऐसा देखो यहाँ पर पेपर आता है, इस पेपर से इस मशीन में डाले जाते हैं, दिख रहा है, और यहाँ से आपको यहाँ से छपना चालू हो जाएगा और फिर नीचे से आकर ये उठेगा और यहाँ से देख लो इधर रोलिंग होना चालू हो गया है, ये मोड़ दिया जाएगा और यहाँ पर पेपर सेट हो जाता है। लेखन से छापने तक ये सारा कार्य यहाँ पर दिखाया गया है। समझना सकते हो तो समझ सकते हो। मुद्रित माध्यमों के तहत, छापने के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि है, ये सब छप सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसका कितना महत्व है यह दोहराने की जरूरत नहीं है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह शक्ति है कि यहाँ पर देखा जाए तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में अस्थायित्व होता है। क्या होता है? अस्थायित्व, मतलब छाप दिए तो दिखेगा कि हाँ सही है, उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़े हुए उस पर जो भी लिखा है, पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या कितना बार, जितना बार इच्छा हो उतना बार उसको पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हो और आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चाहे कर सकते हैं। ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ और पिछले अखबार से पढ़ना शुरू करें। यहाँ पर लिखा है कि ऐसी कोई बाधा नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ से शुरू करें चाहे आखिरी पृष्ठ से शुरू करें। पढ़ने का मन है तो आप पढ़ ही सकते हैं। साथ ही मुद्रित माध्यमों के अस्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब उसको आप जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे जरूरत हो खाना पैक करने का, चाहे जरूरत हो आपको कहीं खाना ले जाने का, चाहे जरूरत हो भूजा खाने का, चाहे कुछ भी, उसमें आप अखबार का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेषता छापाखाना का दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि लिखित भाषा का विस्तार है। अखबार के वजह से लिखित भाषा का विस्तार होता है। जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। बोलने में एक स्वतंत्रता, स्फुरता होती है, बोलने में एक फुर्ती होता है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना पड़ता है। ये अखबार है, देख लो इधर हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है, यानी काफी लोगों तक पहुंचना है,
तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है कि आप उसको लोग पढ़कर खुश हो जाए, चाहे कुछ भी देखे तो लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएंगे। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है, विश्लेषण का माध्यम है, फैलाव का माध्यम है, जिसमें आपको चिंतन, विचार और कुछ फैलाव भी कर सकते हैं। मिर्च मसाला लगाकर अपनी खबर को दूसरे को भी बता सकते हैं। इस माध्यम में आप गंभीर और गुड बातें आप इस माध्यम में गंभीर और गुड बातें लिख सकते हैं। गुड मतलब कुछ ऐसे भाषा कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जो हर कोई नहीं पढ़ सकता है, चाहे कुछ लिखे जुखे लोग भी पढ़ सकते हैं, बस गिने चुने लोग, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है कि उसको समझ सकता है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है, पढ़ने वाला वही हो सकता है अखबार जो साक्षर हो, शांत दिल का आदमी हो, जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हुई होती है। क्योंकि जो ज्यादा शिक्षित होता है, ज्यादा साक्षर होगा, वही अखबार पढ़ेगा। फालतू के लोग अखबार पढ़ते नहीं है, अखबार में भूजा खाते हैं, अखबार में रोटियां ले जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े बड़े पहुंचे फकीर लोग अखबार पढ़ते हैं और वो क्या करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं देश को बनाने में। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी या सीमा भी है। क्या है? फिर से सुनिए। लेकिन मुद्रित माध्यमों की यही कमजोरी और सीमा भी है। निरीक्षकों के लिए, जो भी संपादक होते हैं, तो उनके लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है, किसी भी काम का नहीं है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जैसा लोग वैसा लिखो, जैसा देश वैसा भेष। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक और सीमा यह है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटित घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। टीवी वाले तुरंत उसको दिखा सकते हैं, लेकिन रेडियो और अखबार वाले नहीं दिखा सकते, क्योंकि उनको पहले लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब आगे छापते हैं। यह एक निश्चित अवधि पर प्रकाशित होता है। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका, जो साप्ताहिक पत्रिका होता है वो सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता है। तो सप्ताह भर का न्यूज एक बार और 24 घंटे के बाद अगले 24 घंटे में उस खबर को दिया जाएगा। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्टर को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। हर किसी का डेडलाइन होता है, तो रिपोर्टर और समाचार वाले पत्रकार का एक समय सीमा होता है जिसे डेडलाइन कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती है। अगर 12 बजे तक मिल जाए तो ठीक है, लेकिन 12 बजे के बाद उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो अगले दिन चला जाएगा। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि इसी समय सीमा में आपको दिया जाएगा, दोगे तो छपेगा, नहीं दोगे तो नहीं छपेगा, कल छपेगा। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेखन को जगह मतलब स्पेस का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। अखबार में देखोगे तो कुछ स्पेस भी होता है, क्योंकि वहां से रोलर निकाला जाता है। इसलिए जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने, जैसे कोई अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है, कुछ भी लिखने को कहा है, तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती। अखबार या पत्रिका हो गया, पूरा भंडार नहीं होता, जगह नहीं होता ज्यादा। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। महत्वपूर्ण और
महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितना जगह मिलेगा। जगह के अनुसार ही सब सेट होता है। मुद्रित माध्यमों के लेखन या पत्रकार को इसी बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती हो गई है, अगर प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वही चिपक जाएगी, अगर ठीक नहीं होगी। इसके पहले ठीक कर दिया जाता है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। जितना भी अशुद्धि है, गलतियां हैं, सबको हटा दिया जाता है पहले चेक में। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। अब अगले बार होगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि न छप जाए। इसलिए बहुत ज्यादा जांच होता है किसी अखबार का, चाहे किसी भी समाचार का। इसके लिए अखबार पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है जो सब जांच करता है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से गलतियों और अशुद्धियों को हटाकर, काटकर, छांटकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना उनकी जिम्मेदारी होती है। अब आता है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। कौन कौन से बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? जैसे में 1 नंबर होता है लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है। प्रकाशित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है, मतलब जो प्रकाशित भाषा हो उस पर जोर हो, ऐसा भाषा लिखा जाता है। 2 नंबर समय सीमा और वांटिक जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी होता है। एक समय सीमा के अंदर में लिखना पड़ता है। लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है कि छपने से पहले गलती और अशुद्धि को ठीक कर दो। 4 नंबर लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना चाहिए। तारतम्यता मतलब उसमें थोड़ा सा दूरी भी बनाए रखना चाहिए, तब वो ठीक हो सकता है। आगे आता है रेडियो, जिसको हम ले चलेंगे अगले भाग में। रेडियो से हमें समझ में आएगा कि रेडियो उस जमाने में कैसे महत्वपूर्ण था, आज भी कैसे महत्वपूर्ण बन सकता है रेडियो, समझे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप जो भी कमेंट करना चाहते हैं, चाहे सलाह दें, चाहे कुछ पूछना चाहते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रजीत स्टडी पॉइंट का टीम आपकी बेसब्री से इंतजार करता है कमेंट और हर चीज का। ठीक है, धन्यवाद।